इस वक्त की खबरों पर नजर एक मिनट में। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज में बाढ़ की जमीनी हकीकत जानने के बाद सीएम योगी ने गोरखपुर में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। सीएम ने कहा कि कई सालों बाद नदियों का इस तरह से तांडव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को मदद के निर्देश दिए। 50 वर्षों में इतनी खतरनाक स्थिति बाढ़ की कभी यहाँ पर नहीं थी। हम लोगों ने इससे पहले 1991 और 1998 की बाढ़ को भी देखा है और 3 वर्ष पहले भी मैं यहाँ आया था जब तटबंध यहाँ पे टूटा था, तब भी मैंने यहाँ की बाढ़ की स्थिति को देखा था। लेकिन नदी का लेवल इतना ऊंचा नहीं था, खतरे के निशान से इतना ज्यादा नहीं था। स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों को इस बात के लिए तैयार करें कि लोग पानी गर्म करके उबाल करके जब ठंडा हो जाए तो उसी पानी का सेवन करें, जहां तहां का पानी न पिए। यूपी के कई जिलों में बाढ़ ने परेशानी बढ़ा दी है। सीएम योगी ने जमीनी हकीकत जानने के लिए आज सिद्धार्थनगर में बाढ़ प्रभावित तहसीलों डुमरियागंज और नौगढ़ का हवाई सर्वे किया और बाढ़ के हालात की जानकारी ली। सीएम योगी ने डुमरियागंज में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटी। तो बाढ़ बचाव से संबंधित जितने भी कार्य होने थे उन सभी 11 कार्यों को पूरा करते हुए समयबद्ध ढंग से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी किया। बचाव और राहत कार्य के लिए प्रदेश सरकार ने पहले से ही सभी जिला प्रशासन को आवश्यक निर्देश जारी किए थे। बाढ़ से महाराजगंज में भी हालात खराब हैं। सीएम योगी ने महाराजगंज जिले का हवाई सर्वे किया और अफसरों को बाढ़ पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए। AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी के अयोध्या दौरे को लेकर बाबरी मस्जिद के पूर्व पैरोकार इकबाल अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। अंसारी ने भारतीय मुसलमानों को ओवैसी से सावधान रहने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में ओवैसी की जरूरत नहीं है, ओवैसी केवल हैदराबाद तक सीमित रहें। अयोध्या में ओवैसी की जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो और हमारे यहाँ अयोध्या का चाहे मुसलमान हो। मुसलमानों पे राजनीति करना ये नेताओं की बहुत बड़ी एक राजनीति हो जाती है। लोग इन जो है मुसलमानों को लेकर राजनीति करते रहते हैं और ख़ास तौर से मुसलमानों से हम एक अपील करते हैं कि ओवैसी साहब से लोग होशियार रहें, क्योंकि वो हैदराबाद के हैं, उनकी राजनीति केवल हैदराबाद तक है। उत्तर प्रदेश में राजनीति करना मुसलमानों को धोखा देना है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि जनता में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश है। मायावती ने ये भी कहा कि बीजेपी से हर वर्ग परेशान है, इसलिए सभी वर्ग के लोग बीएसपी से जुड़ रहे हैं। यूपी विधानसभा का आम चुनाव नजदीक आता जाएगा तो वैसे वैसे बीएसपी विरोधी तत्वों का षड्यंत्र और भी अधिक संकीर्ण, ओछा, विषैला व शरारतपूर्ण न्यूज़ वाला होता जाएगा। प्रदेश में दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर ब्राह्मण समाज भी भाजपा के द्वेषपूर्ण व पक्षपाती रवैये से दुखी होकर अब अपने सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय के लिए यहाँ बीएसपी के साथ काफी तेजी से जुड़ा है। देश के कई राज्यों में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। वहीं देश के सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना सरकार के प्रयासों से दम तोड़ रहा है। बात यूपी की करें तो दूसरी लहर के बाद यूपी में कोरोना का प्रकोप लगातार कम हो रहा। यूपी के 16 जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं। 63 जिलों में कोरोना का नया केस नहीं आया। 12 जिलों में सिंगल डिजिट में केस आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 250 एक्टिव केस हैं और अब तक सूबे में 7 करोड़ 70 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। कानपुर में इन दिनों वायरल डेंगू और मलेरिया का
ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। शहर में वायरल का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं डेंगू और मलेरिया के मरीजों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। कानपुर के सरकारी अस्पतालों के साथ निजी अस्पतालों में भी मरीजों का तांता लगा है। कानपुर के हैलट अस्पताल में मरीजों की भीड़ बहुत ज्यादा है। वहीं बाल रोग विभाग में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पिछले 10 दिनों में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों के पास सिर्फ 3 मौतों का आंकड़ा है। डेंगू की जांच कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में हो रही है। यहाँ भी मरीजों का तांता लगा है। प्रयागराज में भी डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में अब तक 34 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। शहरी इलाकों में 22, ग्रामीण क्षेत्र में 12 मिले हैं। वहीं अब तक 15 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रयागराज के ACMO डॉक्टर सत्येंद्र राय ने कहा है कि हालात कंट्रोल में हैं। अभी तक केवल 34 केस निकले हैं, जिसमें कोई भी डेथ नहीं है। शहर में 22 केस हैं और गांव में 14 केस हैं। शहर में 22 केस होने का रीज़न भी यही है कि हम लोग बार बार जनता को जागरूक कर रहे हैं कि कूलर के पानी, अब बरसात के दिन आ गए, कूलर में रखा हुआ पानी, गमले में या किसी टूटे हुए बर्तन में जो पानी रखा रहता है, उसी में ये डेंगू का मच्छर, जो एडीज मच्छर है, वो अपना लार्वा देता है और वहीं से ये संक्रमण फैलाता है। कोविड-19 महामारी से लड़ाई में आशा कार्यकर्ताएं भारत की फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मी हैं। अगर उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मोर्चा न संभाला होता तो शायद भारत का स्वास्थ्य तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता। महाराष्ट्र के नासिक जिले की आशा सुपरवाइजर संगीता भोये ने अपने काम से बढ़कर लोगों की मदद की और हमारी संजीवनी चैंपियन बन गए। कोविड-19 टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ ने की संगीता से एक मुलाकात। आशा कार्यकर्ता अपने काम पर निकल चुके हैं। गुजरात की सीमा पर दूर दराज के इलाके में बसे इस ठाणा पाड़ा गांव में स्वास्थ्यकर्मी जंगलों और नदियों को लांघते हुए कई किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों तक पहुंचते हैं, खासतौर पर कोरोना संक्रमितों के लिए। दादा, वो दादा, ढोकले की काय? आम्ही तुम्हाला भेटायला आलोय। संगीता भोये आशा सुपरवाइजर हैं, जिनकी टीम में 12 आशा कार्यकर्ता हैं और जमीनी स्तर पर संगीता का काम बेहद ही सराहनीय रहा है। इनकी टीम कोरोना संक्रमित मरीजों को सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाएं ही नहीं देती, बल्कि खाना, राशन, अंडे और सब्जियां भी मुहैया करवाती हैं। आणि आमच्या जवळ कोणी माणसं आम्हाला मदतीला येत नसते, तेव्हा आमच्या आशाताई आमच्या मदतीला आल्या आणि आम्हाला खाद्यपदार्थ कसे खायचे हे ते सगळं माहिती देत होते आणि आमच्या सोबत इतरांना, बऱ्याच लोकांना त्यांनी अशीच मदत केली। अपने काम से आगे बढ़कर लोगों की मदद करना ही संगीता को संजीवनी चैंपियन बनाता है। जब कोविड हुआ था, उनके पास कोई जाता नहीं था। उनको घर में खाने के लिए रेशन कभी रहता तो मैं अपने पैसे से उनको रेशन खरीद के देती थी। उनको सब्जियाँ वगैरह ऐसे जो चीज़ें वो सब मैं उनके घर पर पहुंचा किया करती थी। उनका दर्द मुझसे नहीं देखा जा रहा था, इसलिए मैंने अपने पैसे से खरीद कर उनको सब पुराया। संगीता का कहना है कि जब जनवरी 2020 में महामारी की शुरुआत हुई तो चुनौतियां काफी बड़ी थी। बीमारी को लेकर जानकारी बहुत कम थी और खराब मोबाइल नेटवर्क की वजह से मुश्किलें बढ़ गई थी। कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा था, कोई अगर किसी को देखो तो रास्ता बदल के जाने का, ऐसा सब माहौल था। उस टाइम हमारे आशा वर्कर्स और हमने हर एक के घर में जाकर उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किया और उनका टेम्परेचर लिया। इन्होंने लोगों की सेवा के अपने काम को जारी रखा और इसीलिए ये हैं हमारी संजीवनी चैंपियन।